हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुराग यादव एजुकेशन। दोस्तों, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था लेटर वैदिक पीरियड के बारे में, जिसमें हमने देखा था वर्ण सिस्टम जो कि डिवाइड हो चुका था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में। ठीक, उसके बाद हमने उसमें देखा था कि कई सारी चीज़ें जो हो रही थी, जैसे सैक्रिफाइसेस हो रहे थे जो कि बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट और बहुत फ्रीक्वेंट हो चुके थे। ठीक, उसके बाद हमने देखा कि जो ट्रेड था, ट्रेड एंड इकोनॉमी, वो एक तरह से प्रभावित हो चुकी थी। वो बेसिकली बेस्ड थी ओनली ऑन एग्रीकल्चर, लेकिन एग्रीकल्चर भी आपका पूरी तरह से प्रभावित हो रहा था। क्यों? क्योंकि जो कैटल थे, कैटल भी रिड्यूस हो रहे थे बिकॉज ऑफ सैक्रिफाइसेस। ओके, इतना हमने देखा था, लेकिन और भी कुछ रीज़न थे जो क्या घटित हो रहे थे। जैसे जो हिंदुज़म था, हिंदुइज़म, इसमें कुछ ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट ज़्यादा प्रभावित होने लगे थे। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट हावी हो गए थे और डोमिनेशन ऑफ ब्राह्मणिज्म बढ़ गया था। ठीक है, एंड डोमिनेशन ऑफ ब्राह्मणिज्म इंक्रीज हो चुका था। और हमने क्या देखा था, ये एक्चुअल में ये जो कारण थे, ये कारण धीरे धीरे एक नई सोच में बदल रहे थे। क्या सोच में बदल रहे थे? नए सेक्ट की ये क्या कहते हैं, फॉर्मेशन की ओर बढ़ चले थे। इसीलिए बोला गया कि इमर्जेंस ऑफ न्यूमरस रिलीजियस सेक्ट का एक तरह से जन्म हुआ, जिसमें कुछ जैसे जैनिज़्म है, बुद्धिज़्म है, ठीक है, इन सभी सेक्ट्स का कहते हैं फॉर्मेशन हुआ। ओके, फिर हम देखते हैं कि और भी क्या थे कि जिसकी वजह से ये जो सेक्ट थे इनका ओरिजिन हुआ, क्या कारण थे, कॉज क्या क्या थे। तो अभी हमने कुछ कॉज डिस्कस किए। हमने डिस्कस किया डोमिनेशन ऑफ ब्राह्मणिज्म भी देख लिया। हमने देखा जो वर्ण सिस्टम था वो क्या कहते हैं, बेस्ड ऑन बर्थ था। 4 वर्णास थे, वो डिवाइड हो चुके थे बेस्ड ऑन वर्ण, बेस्ड ऑन बर्थ। जिसका अपोज किसने किया था सबसे ज़्यादा? अपोज किसने किया था? अपोज मोस्टली अपोज बाय क्षत्रिय। ठीक है, क्षत्रिय ने सबसे ज़्यादा इसका अपोज किया था। तो एक तरह से ये देखा गया जो जो इकॉनमी थी वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही थी। तो ये कुछ हमने कॉज ऑफ ओरिजिन देखे थे। ठीक है, कॉज ऑफ ओरिजिन हमने देखा कि क्यों नए रिलीजियस सेक्ट्स की ज़रूरत पड़ी आफ्टर लेटर वैदिक पीरियड के बाद। ठीक है, और कैसे जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म काफ़ी प्रभावशाली रिलीजन बन के उभरे। ठीक है, तो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कॉजेज़ ऑफ ओरिजिन ऑफ दीज न्यूमरस रिलीजियस सेक्ट्स के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे वैश्य का इम्पॉर्टेंट, वैश्य जो थे, जो थर्ड पोजीशन पे आते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वैश्य जो थे वो कैसे उनका इम्पोर्टेंस हुआ, इम्पोर्टेंस बढ़ा। उसके बाद देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग रिएक्शन अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या थी। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे, जानेंगे जैनिज़्म के बारे में, उनके तीर्थंकर के बारे में जानेंगे जो 24 तीर्थंकर थे। ठीक है, उसके बाद डॉक्ट्रिन को समझेंगे जैनिज़्म की। फिर स्प्रेड ऑफ जैनिज़्म को देखेंगे, और उसी स्प्रेड ऑफ जैनिज़्म में हम लोग देखेंगे कि 2 सेक्ट बन के निकले, दिगंबर स्कूल और श्वेतांबर स्कूल। ठीक, उसके बाद ये देखेंगे कि जो कंट्रीब्यूशन था जैनिज़्म का सोसाइटी पर वो देखा जाएगा। जैन काउंसिल कितनी बार हुई थी, किसने करवाई थी और किसके अंडर में हुई थी, इसको देखा जाएगा। ठीक है, और कहाँ हुई थी। जैन आर्किटेक्चर के कुछ देखेंगे, कुछ जैन आर्किटेक्चर के बारे में। फिर जो डायनेस्टीज़ थी, किन डायनेस्टीज़ ने जैनिज़्म को अडॉप्ट किया था रॉयल पैटर्न से। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर से कि कॉज ऑफ ओरिजिन क्या था एक्चुअल में। जनरली मैंने आपको समझा ही दिया है कि क्या कॉज ऑफ ओरिजिन था, लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा नोट्स की तरफ ले चलता हूँ जहाँ पे मैंने
थोड़ा सा डिटेल में समझाया हुआ है, ठीक है। तो कॉजेज़ ऑफ ओरिजिन क्या थे? देखिए, पहला कॉजेज़ ऑफ ओरिजिन आपको दिख रहा होगा कि ये 4 वर्णा में डिवाइड थी सोसाइटी, जिसमें पहले थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास, ठीक है। अब क्या हो रहा था कि जो क्या कहते हैं इनके फंक्शंस थे धर्म सूत्र के अनुसार, जो धर्म सूत्र है उसमें मेंशन है कि इन सभी वर्णों के फंक्शन क्या हैं। तो फंक्शन वेल डिफाइंड थे, ठीक है। एम्फेसाइज, और इन पर एम्फेसाइज किया गया था दैट वर्णा बेस्ड ऑन बर्थ के हिसाब से वर्ण का मतलब कि एम्फेसाइज किया गया था, जिसमें जो अपर 2 वर्ण थे ना वो हायर स्टेटस क्या कहते हैं गेन करते थे, ठीक है, जैसे ब्राह्मण और क्षत्रिय, ठीक है। तो जो ब्राह्मण थे वो क्लेम करते थे हायर स्टेटस, और उनको फंक्शन दिया गया था प्रीस्ट का और टीचर का, और कुछ प्रिविलेजेस भी वो क्लेम किया करते थे, जैसे वो गिफ्ट भी रिसीव किया करते थे बाली के रूप में, ठीक है। एंड वो टैक्स से फ्री थे, वो टैक्स नहीं दे सकते थे, वो टैक्स नहीं देते थे, और उनको कोई भी पनिशमेंट नहीं होती थी, ठीक है। ये था ब्राह्मणों का, ठीक है। क्षत्रिय कौन थे? क्षत्रिय जो थे सेकंड रैंक पे आते थे, वो फॉट करते थे, मतलब वॉर में लड़ाई करते थे, गवर्न किया जाता था, वो गवर्न करते थे सोसाइटी को, अपने क्लैन को, ठीक है। और रहते थे कैसे? जो टैक्स कलेक्ट करते थे पीजेंट से, उस पर वो लिव किया करते थे, उसी पैसे के बेस पे वो रहा करते थे। और वैश्य कौन हुआ करते थे? वैश्य जो थे ना वो एग्रीकल्चर में इंगेज हुआ करते थे, कैटल रियरिंग किया करते थे, ट्रेड करते थे, कॉमर्स करते थे, और वही प्रिंसिपल टैक्स पेयर्स हुआ करते थे उस समय के, ठीक है। प्रिंसिपल टैक्स पेयर्स वैश्य ही हुआ करते थे। अब ये जब 3 वर्ण थे, ये 3 वर्ण जो थे एक्चुअल में यही इन्हीं को बोला गया द्विजा मतलब ट्वाइस बॉर्न कैटेगरी बोला गया। ये क्या करते थे? ये सेक्रेट थ्रेड, जैसे जो जनेऊ आप सुना होगा, जनेऊ नाम सुना होगा, वो क्या धारण किया करते थे, और इनको अनुमति मिलती थी कि वेदास का ये स्टडी कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो शूद्रास थे, जो कि जिनका ये फंक्शन था धर्मसूत्र के अनुसार कि वो सर्व करते थे अपर वर्णास को, और उसमें से सम ऑफ देम आर अनटचेबल्स थे, ठीक है। शूद्र और वुमेन जो थे वो स्टडी नहीं कर सकते थे वेदास की, वेदा को नहीं पढ़ सकते थे। इवन वुमेन्स भी जो होती थी वो भी नहीं पढ़ सकती थी, ठीक है। तो जितना भी हायर वर्ण होगा वो मोर प्रिविलेज था उस समय और मोर प्योर था, ठीक है। ए पर्सन वॉज कॉजेज टेंशन बिटवीन वर्णा बिकॉज ऑफ दिस डिवीज़न, ठीक है। मतलब कि इसी की वजह से कि किसी वर्ण में टेंशन की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जो क्षत्रिय थे वो स्ट्रांगली अगेंस्ट, ये ऑब्जेक्ट किया उन्होंने स्ट्रांगली अगेंस्ट रिचुअलिस्टिक डोमिनेशन ऑफ ब्राह्मण के ऊपर, ठीक है। इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से डोमिनेशन ऑफ ब्राह्मण का अपोज किया, और क्या कहते हैं जो प्रोटेस्ट किया किसके अगेंस्ट, जो बेसिस ऑफ बर्थ है इसको उन्होंने प्रोटेस्ट किया। इनमें से सबसे कुछ एग्जाम्पल जैसे महावीर स्वामी और बुद्धा के बारे में है, जो क्षत्रिय क्लैन को बिलोंग करते थे, उन्होंने ब्राह्मण की अथॉरिटी को डिस्प्यूटेड बताया, ठीक है। चलिए, ये कुटाग्रहशाला जो है, कुटाग्रहशाला, ये एक तरह से क्या कहते हैं एक प्लेस हुआ करता था, एक हट हुआ करता था, कुटिया, जिसमें क्या कहते हैं पॉइंटेड रूफ हुआ करती थी। इसमें क्या होता था ना कि जैसे 2 इंटेलेक्चुअल, मतलब ट्रैवलिंग के समय पे जो मेडिकेंट्स आते थे वो रुका करते थे, और वही मेडिकेंट्स जो है ना डिबेट करते थे बिटवीन फिलोसफर्स टू प्लेस, मतलब जो फिलोसफर होते थे आपस में डिबेट किया करते थे, और जो इन सब के फॉलोअर्स हुआ करते थे, ठीक है, वो डिबेट सुना करते थे और पार्टिसिपेट किया करते थे। तो जब 2 लोगों के बीच में डिबेट चल रही होती थी, अगर मान लीजिए ये वाला जीत जाता था, डिबेट के सही आंसर दे लेता था, तो जितने भी इसके फॉलोअर्स हुआ करते थे ये इसके शिष्य बन जाते थे, ठीक है। ओके, चलिए ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि कॉजेज़ ऑफ ओरिजिन क्या था आपका, ये जो कहते हैं नए रिलीजियस न्यूमरस जो सेक्ट्स जनरेट होते हैं, जैसे जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, हाँ,
ये कॉजेज़ थे और इसके रियल कॉज क्या थे, रियल कॉज भी मैंने आपको समझा दिया। देखिए मैंने बताया था कि एग्रीकल्चरल इकॉनमी जो थी, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एग्रीकल्चर इकॉनमी हो चुका था कहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया, जहाँ पे ईस्टर्न यूपी उत्तर प्रदेश और नॉर्थ साउथ बिहार इनमें, ठीक है, जहाँ पे लगभग 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होती थी और थिक फॉरेस्ट पाया जाता था। 100 सेंटीमीटर या फिर 100 मिलीमीटर, आई विल कन्फर्म यू, ओके। वैसे 100 सेंटीमीटर ठीक है, ये ज़्यादा है, 100 मिलीमीटर होना चाहिए, ओके। थिकली फॉरेस्ट थी वहाँ पर और लगभग अबाउट 600 BC के आसपास आयरन की तो खोज हो ही चुकी थी। तो आयरन के बहुत सारे टूल्स बनने लगे थे, जैसे एक्स बनने लगा था, प्लाउ शेयर बनने लगा था। तो लेकिन ये जो प्लाउ शेयर था ना, इसको चलाने के लिए भी हमें बुलक्स चाहिए थे, ठीक है, बुलक्स चाहिए होते थे, बुलक्स, और बुलक्स को चलाने के लिए हमें कैटल चाहिए होता था। सिंस इस पीरियड में जब क्या कहते हैं कैटल का सेक्रीफाइस बहुत ज़्यादा होता था, तो उतनी ज़्यादा अमाउंट में कैटल प्रेजेंट नहीं हुआ करते थे। इस वजह से एग्रीकल्चर में इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा देखा गया, ठीक। देखिए पॉसिबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड लार्ज हैबिटेशन। अब ये देखिए प्लाउ शेयर और एक्स देखा गया, तो इसकी वजह से, एक्स की वजह से इन्होंने सारे जंगल को काटे होंगे और प्लाउ शेयर की वजह से खेती की होगी, ठीक है। तो इसी वजह से एक लार्ज हैबिटेशन देखा गया कि गैंगेटिक रीजन में। देखिए अब मैंने बताया था ना, रिक्वायरमेंट ऑफ बुलक्स चाहिए होता है एग्रीकल्चर ओनली पॉसिबल थ्रू एनिमल हस्बेंड्री। अब देखिए कि अगर मान लीजिए कैटल का सेक्रीफाइस बहुत ज़्यादा हो रहा है तो कैटल प्रेजेंट नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा नीड होगी कि हमें एनिमल हस्बेंड्री करें, पालें उसको, ठीक है, पशुपालन ज़्यादा हो, इसलिए सेक्रीफाइस को कम किया जाए, ठीक है। तो ये एक तरह से रोड ब्लॉक था सेक्रीफाइस जो था न्यू एग्रीकल्चर इकोनॉमी के लिए, ठीक है। और कैटल वेल्थ जो है डिक्रीज़ हुई जा रही थी। इवन जो ट्राइबल पीपल थे ना मगध में, वो खुद भी कैटल को एज अ फूड की तरह यूज़ किया करते थे, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि उस समय ये स्टॉप की जाए पूरी तरह से, ठीक है। इसलिए जो वैश्य थे उन्होंने क्या करना शुरू किया, अब एक तरह से जो आर्टिज़न हुआ करते थे, ट्रेजर्स हुआ करते थे, वो उस समय कॉइन का यूज़ करना शुरू कर दिए थे फर्स्ट टाइम, ठीक है, जिसे बोला जाता था पंच मार्क कॉइन। ये जनरली फर्स्ट इन ईस्टर्न यूपी और बिहार में यूज़ किया गया था, इसको आप याद कर लेंगे। पंच मार्क कॉइन इज़ द फर्स्ट कॉइन विच आर यूज इन द ईस्टर्न यूपी एंड बिहार रीजन ड्यूरिंग 5th century BC, ठीक है। तो लार्ज नंबर ऑफ सिटीज़ बिल्ड हो चुकी थी, कौशाम्बी, कुशीनगर, बनारस, वैशाली, चिरांद और राजगीर, ठीक है। तो ये सब कहते हैं आपकी सिटीज़ बिल्ड हो चुकी थी। और अब बहुत सारे आर्टिज़न, जब ये सिटी बिल्ड हुई तो आर्टिज़न और ट्रेडर्स भी रहा करते होंगे जो कि ट्रेड किया करते होंगे। अब वो ट्रेड किस फॉर्म में किया करते होंगे, कुछ उन्होंने एक फॉर्म बनाया जिसको बोला गया कॉइन का यूज़ करना शुरू किया पहली बार, जिससे बोला गया पंच मार्क कॉइन, ओके। तो जब राइज इन ट्रेड एंड कॉमर्स एक्टिविटीज़ बढ़ी तो जो वैश्य की इम्पोर्टेंस थी वो बढ़ गई, और वो थर्ड पोजीशन पे थे ही, थर्ड पोजीशन पे पहुँचे। तो उसके बाद क्या हुआ, तो जब वैश्य अपनी इम्पोर्टेंस को बढ़ाना चाहते थे, ठीक है, वैश्य जो थे अपनी इम्पोर्टेंस को बढ़ाना चाहते थे, तो वो नए रिलीजन की खोज करना शुरू किए, देखना शुरू किए नए रिलीजन की तरफ, और अपनी कंडीशन को इम्प्रूव करना शुरू किए, ठीक है। उसी तरह से इसी वजह से इन्होंने महावीर और बुद्धा को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और बहुत सारे गिफ्ट भी दिया करते थे बुद्धा और उनके डिसाइपल्स को, ठीक है। इनको सेठीज़ बोला जाता था, इसीलिए सेठीज़, ठीक है। किसको बोला जाता था, मर्चेंट जो थे उनको सेठीज़ भी बोला जाता था। अच्छा, इनिशियली ईयर में मतलब जो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म थे, इनिशियल ईयर में कोई भी अटैचमेंट नहीं था इम्पोर्टेंस टू वर्ण सिस्टम। जो वर्ण सिस्टम था ना, उसका इम्पोर्टेंस एकदम नहीं था इनिशियल ईयर में, और नॉन वायलेंस को सपोर्ट किया करते थे ताकि
नॉन वायलेंस से जो ट्रेड और कॉमर्स है वो प्रमोट हो सके। ठीक, वैश्य जो थे बहुत ईगर थे इम्प्रूव द सोशल स्टेटस को, अपने सोशल स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा आतुर थे वैश्य। ठीक, सिंस देखिए जो मतलब ये अगर मान लीजिए वॉर नहीं होती तो ट्रेड एंड कॉमर्स फ्रूटफुली बढ़ता चला जाता। इसीलिए वैश्य जो है बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को सपोर्ट करना शुरू करते हैं। स्ट्रॉन्ग रिएक्शन अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। देखिए अब इसके बारे में अगर आप समझते हैं, जो ओल्ड फैशन पीपल थे ना, जो पुराने लोग थे, वो क्या कहते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ कॉइन्स ऑफ मेड ऑफ कॉपर और सिल्वर को पसंद नहीं कर रहे थे। क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा था कि देखिए जब कॉइन्स आ रहे थे तो कहीं ना कहीं से इनइक्वालिटी भी दस्तक दे रही थी, इनइक्वालिटी भी आ रही थी कहते हैं आपके सोसाइटी में। तो इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं सफरिंग और मिजरी बहुत ज़्यादा फैलना शुरू हो गई थी। ठीक, तो क्या हुआ कि इसीलिए जो ओल्ड पीपल थे वो कहते थे कि नहीं अब हमें ये नहीं करना है, हमको वापस अपनी प्रिमिटिव सोसाइटी में ही प्रिमिटिव लाइफ चाहिए। ठीक है, वांटेड टू रिटर्न टू प्रिमिटिव लाइफ। तो जो जैनिज़्म और बुद्धिज़्म थे ये उनके लिए एक वरदान साबित हुए। क्या हो रहा था, जैनिज़्म बुद्धिज़्म जो सिंपल और एस्थेटिक लाइफ को क्या कहते हैं शो करते थे, और वो पूरी तरह से अलाउ नहीं करते थे कि गोल्ड और सिल्वर के लिए, ठीक है, कि उसको टच भी किया जा सके। तो जो लोग थे उस समय के वो चाहते ही थे कि वो किसी भी तरह से प्री आयरन एज लाइफ में तरफ रिटर्न हो जाएं। ठीक है, जहाँ पर जो मिजरी और सफरिंग है और इनइक्वालिटीज़ है सोशल, वो ना सहनी पड़े। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैनिज़्म की। जब हम जैनिज़्म की बात करते हैं तो हमको हमेशा शुरुआत में यही पता लगता है कि जैनिज़्म में अराउंड 24 तीर्थंकर थे। ठीक है, जो उसमें पहले तीर्थंकर थे वो ऋषभ देव थे, इनको आदिनाथ जी भी बोला जाता है, आदिनाथ भी बोला जाता है। विष्णु पुराण और भगवत पुराण में ना जो विष्णु नारायण का अवतार बताया गया है वो ऋषभ देव को बताया गया है। ठीक, 23वें जो कहते हैं तीर्थंकर थे वो पार्श्वनाथ थे, और 24वें जो हैं महावीर स्वामी। ठीक, लेकिन ये भी बोला गया कि जितने भी ये तीर्थंकर आए ये सब जो हैं क्षत्रिय बाय बर्थ थे। ठीक, ओके, अच्छा, दे बिलीव ऑल नेचुरल एंड सुपर नेचुरल थिंग्स इन दिस यूनिवर्स आर बेस्ड ऑन 7 फंडामेंटल एलिमेंट्स। वो ये लोग बिलीव करते थे कि जितने भी नेचुरल एंड सुपर नेचुरल थिंग्स हैं ना इस यूनिवर्स में, उस 7 फंडामेंटल एलिमेंट्स से मिलके बनी हैं, जिससे जीव जो है वो आत्मा है, सोल। अजीव जो है बॉडी है। असरावा है जो है कर्म ऑफ प्रीवियस जो लाइफ में आपके जो कर्म हैं उसको बताता है। बंध जो है ना वो बताता है बॉन्डेज ऑफ कर्म एंड सोल, जो आपके कर्म हैं जो उससे और जो आपकी आत्मा है उसका जो बॉन्डेज है वो बंध बताता है। संवारा जो है वो स्टॉपेज ऑफ कर्मास को बताता है, कर्म जो आपने स्टॉप कर दिए करने। और निर्जरा जो है रिमूवल ऑफ कर्मास को बताता है। ठीक है, मोक्ष क्या बताता है, अल्टीमेट गोल है, एक तरह से बताता है। ठीक, यही 7 फंडामेंटल एलिमेंट जो हैं वो मतलब कि माना जाता था कि नेचुरल एंड सुपर नेचुरल हैं, यही 7 फंडामेंटल एलिमेंट्स। ठीक है, अब आइए हम देख लेते हैं लिस्ट ऑफ तीर्थंकर। इसमें मैं सारे आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट जैसे पहला बता देता हूँ। ऋषभ देव जो हैं इनका सिंबल जो था बुल था, और इनको निर्माण कहाँ मिला था, माउंट अष्टपद में, माउंट अष्टपद। ठीक है, ये एक्चुअली जो पैदा हुए थे ऋषभ देव, इनका सिंबल बुल था, और ये माउंट अष्टपद जो था वहाँ पर इन्होंने निर्माण लिया था। ठीक, ये पैदा हुए थे अयोध्या में। ठीक, अयोध्या में। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसी तरह से अजीतनाथ हैं, एलिफेंट इनका सिंबल है। ठीक, ये सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, आपको लास्ट के 2 इम्पॉर्टेंट वो बता देता हूँ। जैसे पार्श्वनाथ का सरपेंट है, स्नेक बोल सकते हैं आप, ये इनका सिंबल है।
ठीक है, महावीर का लॉयन है, ठीक। पावापुरी में इनको कहते हैं, एक तरह से उन्होंने अपना निर्माण लिया था, ठीक है, पावापुरी में। आगे चलते हैं। अब आइए हम डिस्कस करते हैं वर्धमान महावीर के बारे में। वर्धमान महावीर का जन्म 540 बीसी के आसपास कुंडल ग्राम नामक जगह पर वैशाली में, जो कि नॉर्थ बिहार में उपस्थित है, हुआ था। फादर जो थे ना ज्ञात्रिका क्लैन के किंग थे, जिनका नाम सिद्धार्थ था, और मदर जो थी वो लिच्छवी की प्रिंसेस थी, जिनका नाम था त्रिशाला, क्वीन त्रिशाला। ये क्वीन त्रिशाला जो थी ना, ये लिच्छवी के चीफ जो थे चेतक, उनकी बहन थी, ठीक है। और जो लिच्छवी के चीफ थे चेतक, उनकी जो बेटी थी ना, वो क्या कहते हैं बिंबिसार से उनकी शादी हुई थी, जो कि हरिणक किंग थे, ठीक। इसलिए ये कहा जा सकता है कि जो कहते महावीर स्वामी थे वो वेल कनेक्टेड विद रॉयल फैमिली ऑफ मगध से थे, ठीक। महावीर स्वामी जी की शादी जो है यशोदा से हुई, जिनकी एक डॉटर थी, एक पुत्री थी, जिनका नाम था अनुंजा प्रियदर्शनी। इन अनुंजा प्रियदर्शनी के जो पति थे, जिनका नाम था जमाली, वो पहले डिसाइपल बने महावीर स्वामी के, ठीक। महावीर स्वामी ने सत्य की खोज की और खोज के लिए अपने वर्ल्ड को छोड़ा 30 साल की उम्र में, ठीक है। और महावीर स्वामी के साथ मकाली गौशाला भी क्या कहते हैं सर्च ऑफ ट्रुथ के लिए वर्ल्ड को इन्होंने छोड़ दिया था। लेकिन बाद में गौशाला ने क्या कहते हैं इनको छोड़ दिया और आजीविका सेक्ट का निर्माण किया। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, आजीविका सेक्ट के बारे में। ये भी उसी समय कहते हैं बना था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इनको अटेंड हुआ परफेक्ट नॉलेज, जिसको बोलते हैं कैवल्य या फिर जुआन, एट द एज ऑफ 42। कहाँ मिला? अंडर द साल ट्री ऑफ जिम्बिका ग्राम ऑन द बैंक ऑफ रिवर ऑफ रिजुपालिका, ठीक है। ये सब पॉइंट याद रखने वाले हैं। इनको केवलिन बोला जाता था। केवलिन का मतलब होता है परफेक्टली लर्न, ठीक है। और कॉन्कर्ड मिजरी एंड हैप्पीनेस कॉल्ड महावीरा, ठीक है, जिसको बोला जाता था द ब्रेव। और भी नाम थे। जिना भी बोला जाता था, या फिर जिसको जितेंद्रिय बोलते हैं, जिसने सारे सेंसेस को जीत लिया है, कॉन्कर ऑफ ऑल हिज सेंसेस। एंड निग्रंथा भी बोला जाता था, फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्ड, सभी बंधनों से मुक्त हैं। और इनके फॉलोअर्स को बोला जाता था जैन, ठीक। इन्होंने अपना पहला सरमन कहाँ दिया था? पावा में दिया था। कब? और 11 डिसाइपल थे, नोन एज, इनको गंधारास बोला जाता है, हाँ, धारास बोला जाता था, ठीक है। इन्होंने जैन संघ की स्थापना की पावा में ही। कोशाला विज़िट किया, मगध विज़िट किया, मिथिला भी, और चंपा, और बहुत सी जगह पे गए, ठीक है। अब 72 साल की उम्र में 468 बीसी के आसपास पावापुरी नियर मॉडर्न राजगिरी में इनका देहांत हुआ। जो सुधर्मा ओनली वन ऑफ 11 गंधारास जो थे हु सर्वाइव्ड आफ्टर डेथ ऑफ महावीरा, वही सर्वाइव किए सुधर्मा। डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म के बारे में बात करते हैं। तो हम जब डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म के बारे में बात करते हैं तो 5 डॉक्ट्रिन्स थी, ये हमेशा याद रखिएगा, जिनको बोला जाता है पंच महाव्रता, ठीक है। महाव्रता जो थे वो आपके क्या कहते हैं जैन मॉन्क्स फॉलो किया करते थे, लेकिन जो अनुव्रता थे वो फॉलोअर्स उनके फॉलो किया करते थे, ठीक है। तो जो 5 महाव्रत थे उसमें एक था अहिंसा, जिसमें बोला जाता था डू नॉट कमिट वायलेंस मत करो, डू नॉट स्पीक अ लाई, झूठ मत बोलो, इसीलिए हमेशा सत्य अहिंसा सत्य, डू नॉट स्टील अस्ते, डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी एक्वायर मत करो, जिसे बोला गया अपरिग्रह, ऑब्जर्व कॉन्टिनेंस, ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करो,
इसको ऐड किया था महावीरा ने, महावीर स्वामी ने इसको ऐड किया था। लेकिन जो ऊपर वाले चारों हैं ना, इसको ऐड किया था पार्श्वनाथ ने। ठीक, पार्श्वनाथ ने ऐड किया था। ठीक, देखिए मैंने बताया ना, महाव्रत जो थे जैन मॉन्क्स फॉलो करते थे, अनुव्रत जो थे वो फॉलोअर्स फॉलो किया करते थे। महावीर स्वामी, अच्छा पार्श्वनाथ ने क्या बोला था? पार्श्वनाथ ने बोला था अपने फॉलोअर्स से कि अपने शरीर के 2 पोर्शन को आप ढक सकते हो, लेकिन महावीर स्वामी ने बोला अपने फॉलोअर्स से डिस्कार्ड देयर क्लॉथ्स कम्प्लीटली एंड लीड ए मोर ऑस्टर लाइफ। ठीक है, समझ रहे हैं? ऑस्टर लाइफ जिए, सादगी के साथ अपनी लाइफ को जिए हैं। अब बाद में ये जो कहते हैं डिवाइड होता है, इसी बेसिस की वजह से बाद में जो जैनिज़्म है वो 2 सेक्ट में डिवाइड होता है, श्वेतांबर और दिगंबर में। इसको मैं लेटर में डिस्कस किया हूँ, मैं अभी डिस्कस करूँगा, उसे बता देता हूँ। श्वेतांबर में एक क्या कहते हैं, एक वाइट रंग का क्लॉथ पहनते थे, और दिगंबर जिसमें आसमान ही आपका कपड़ा है। ठीक है, इस तरह से आपको एक कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत बता देता हूँ, यही है। जैनिज़्म में 3 जेम्स के बारे में बात की जाती है, रत्न के बारे में। ठीक, इसका एम क्या होता है? जैन लाइफ इज़ टू अचीव लिबरेशन ऑफ द सोल। हाँ, सोल को लिबरेशन, मतलब जो इसका एम है जैन लाइफ टू अचीव लिबरेशन ऑफ द सोल। ठीक, दिस इज़ डन बाय फॉलोइंग जैन के एथिकल कोड हैं। पुट इट सिंपली लिविंग राइटली बाय फॉलोइंग 3 ज्वेल्स ऑफ जैन एथिक्स। इन जैन एथिक्स को फॉलो करना है, जिसमें बोला गया पहला राइट फेथ, जिसको बोला जाता है सम्यक दर्शन, या फिर बोल सकते हैं राइट बिलीव। अगर कोई आदमी राइट फेथ का है, विल ऑलवेज हैव ए नेचुरल कामनेस होगा उसके दिमाग में। ही विल बी फ्री फ्रॉम फियर ऑफ डेथ, वो मौत से घबराएगा ही नहीं। और ही विल बी काइंड टू अदर्स, वो क्या कहते हैं दूसरों के लिए उदार होगा। एंड विल फॉलो ऑल द प्रिंसिपल ऑफ जेन्युइनली, जितने भी प्रिंसिपल हैं उसको बहुत ही जेन्युइनली फॉलो करेगा। और रिलीजन क्या कहता है? दैट वन कैन एक्वायर फेथ फ्रॉम इवन डिस्ट्रक्शन, मतलब कि अगर मान लो कोई तबाही भी आएगी, तो क्या कहते हैं रिलीजन कहता है कि वो फेथ को एक्वायर कर सकता है इवन डिस्ट्रक्शन के समय भी। कोई भी क्या कहते हैं रिलीजन कहता है कि वन कैन एक्वायर, वो फेथ को एक्वायर कर सकता है फ्रॉम इवन डिस्ट्रक्शन, बहुत ही डिस्ट्रक्शन होने के बाद भी वो फेथ को एक्वायर कर सकता है। ठीक है, सेकंड बोला जाता है राइट नॉलेज, जिसको बोला जाता है सम्यक जना। हाँ, तो जैनिज़्म पीपल हैव डिवाइड नॉलेज इनटू 5 टाइप्स। ठीक है, जो कि सेंसरी नॉलेज हुआ करते थे। ठीक, जैसे दैट इज़ नॉलेज बेस्ड ऑन सेंसेस, सेंसेस के बेस पे नॉलेज हुआ। जैसे जितेंद्रिय, चलो एग्जांपल दिया था ना, इंद्रियों के बेस पे, सेंसेस बेस्ड ऑन सेंसेस। स्पिरिचुअल नॉलेज के बेस पे, हाँ, क्लैरवोएंस, द स्टडी ऑफ टेलीपैथी एंड ओमनीसेंस के बेस पे। ठीक है, दे बिलीव दैट प्रॉपर नॉलेज इज़ मैंडेटरी फॉर प्रोवाइडिंग द राइट गाइडेंस टू द पीपल। उनका ये मानना था कि प्रॉपर नॉलेज जो होता है ना, मैंडेटरी है प्रोवाइडिंग द राइट गाइडेंस टू द पीपल। ठीक, राइट कंडक्ट, अगला पॉइंट है राइट कंडक्ट। सम्यक चरिता, द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज दैट हैज़ डेवलप्ड थ्रू टीचिंग्स इज़ प्रैक्टिस टू कंट्रोल आवर्स इनर डिज़ायर। जितने भी इनर डिज़ायर्स हैं, ठीक है, उनको कंट्रोल करने के लिए एक ये प्रैक्टिस है एक तरह से, कि जो सम्यक चरित्र है, राइट कंडक्ट है, जो एप्लीकेशन है, नॉलेज है, दैट हैज़ डेवलप्ड थ्रू टीचिंग, जो टीचिंग के थ्रू ही डेवलप हो सकता है। और ये प्रैक्टिस है, इट इज़ अ प्रैक्टिस टू कंट्रोल आवर इनर डिज़ायर्स एंड टू रीच ए स्टेट वेयर देयर इज़ नो मोर अटैचमेंट, जहाँ पे कोई अटैचमेंट ना हो विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड, किसी एक्सटर्नल वर्ल्ड से। ठीक है, ये दर्शाता था। तो इस तरह से बोला जाता था। तो ये 3 जेम्स जो थे, ये एक तरह से एथिकल कोड थे, किसके? जैनिज़्म के एक तरह से। तो वन कैन, कोई भी एक इंसान अगर क्या कहते हैं एनलाइटनमेंट चाहता है एक तरह से, मतलब एक तरह से सोल का लिबरेशन चाहता है, तो इसको ये
3 रत्न 3 ज्वेल्स फॉलो करने होते थे, ये एथिक्स कोड थे जैन के, ठीक है। चलिए अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं आगे से, अनेकांतवाद से शुरू करेंगे और पूरा कंप्लीट करेंगे जैनिज़्म को। उसके बाद हम बुद्धिज़्म पढ़ेंगे, ठीक। तो आप मुझे बताएं कि मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, और मुझे बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। और अगर आपको सुनने में थोड़ा सा स्लो लग रहा है तो आप इसको 2x पे भी सुन सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको ईजिली समझ में आएगा, ठीक है। लेक्चर बड़ा हो जाता है, इस वजह से मैं सोच रहा था कि इसको 30 मिनट तक रखा जाए। अगर आपको बड़ा लेक्चर सुनने में कोई दिक्कत नहीं तो मैं इसको बढ़ा दूंगा अगली बार से, ओके। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। कोई सुझाव, कोई सजेशन हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।